रीबर्थ ऑफ परफेक्ट कपल एपिसोड 6। सनम ने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और रेलिंग के कोने पर उससे मुट्ठी से जोर से वार किया जिससे वो हल्का सा डेंट पड़ गया। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि एक नाजुक सी लड़की के पंच से इतनी मजबूत लोहे की रेलिंग चपटी हो सकती है। सनम ने अपने दांत पीसते हुए खुद से कहा, बहुत बड़ी गलती कर दी ब्रिजवासी हो, बहुत बड़ी। तुम्हें क्या लगा था सनम कौन है अपनी पहचान छुपाने के लिए? जब मैं इस हद तक खुद को तकलीफ पहुंचाने दे सकती हूं तो अपनी पहचान के इतना करीब पहुंचने के बाद मैं तुम्हारा क्या नहीं बिगाड़ सकती हूं? सूर्यभान ब्रिजवासी, तुम्हें तो मैं ऐसी मौत दूंगी कि मौत भी कांप जाएगी। मेरी इज्जत लूटोगे तुम। अब तुम्हें पता चलेगा कि सनम कौन है। हम तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। ये कहते हुए सनम की आंखें गुस्से की आग से जल रही थी और कोई नहीं कह सकता था कि वो क्या सोच रही है। सनम मुड़ी और एक दिशा में चली गई। उसने अपने हाथ में जो कंगन पहना था उसने उस कंगन पर 2-3 बार टेप किया जिसके बाद वो खुलकर एक डिजिटल वॉच की तरह बन गया और उसमें एक लाल निशान दिखाई देने लगा जो कि एक दिशा की तरफ जा रहा था और सनम उस निशान को फॉलो करते हुए उस डेक पर एक कोने की तरफ चली गई जहां काफी अंधेरा था और काफी सारे गार्ड्स भी खड़े हुए थे। इतने सारे गार्ड्स को देखकर सनम एक पल के लिए परेशान हो गई, पर फिर उसकी नजर वहां बने एक और दरवाजे पर गई जो कि काफी छोटा सा था, लेकिन सनम का दुबला पतला शरीर वहां से अच्छे से अंदर जा सकता था और सनम वहीं से अंदर दाखिल हो गई। इधर दूसरी तरफ शौर्य जब अपने क्रूज पर बने स्टडी रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि मिलन परेशान से वहीं सोफे पर बैठा हुआ लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। शौर्य को देखते ही मिलन जल्दी से खड़ा हुआ। शौर्य ने कहा, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मुझे बताओ बात क्या है। शौर्य समझ गया था कि जरूर कोई बड़ी बात है वरना मिलन इतना ज्यादा परेशान कभी नहीं होता है। मिलन ने कहा, सर ये मैम के बारे में है, आप बैठिए। मिलन जानता था सच्चाई जानने के बाद एक पल के लिए शौर्य भी हैरान होगा, इसलिए वो उसे बैठकर सब कुछ समझाना चाहता था। शौर्य की बैठ जाने के बाद मिलन ने उसकी तरफ अपना लैपटॉप घुमाते हुए कहा, मैम इस गांव में तब आई थी जब वो 6 साल की थी और उन्हें इन लोगों ने पाला था। आप देख रहे हैं ना, ये औरत और आदमी, इनका नाम शंभू और सुजाता है और ये मैम के बायोलॉजिकल मदर और फादर नहीं है। असल में इन्हें मैं की सेवा करने के लिए और रक्षा करने के लिए वहां रखा गया था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शौर्य कंफ्यूज हो गया और मिलन को देखने लगा। मिलन ने आगे कहा, ये दोनों सेक्रेट गार्ड्स हैं जिन्हें काफी ज्यादा ट्रेनिंग करके तैयार किया जाता है ताकि ये मैं को हर मुसीबत से बचा सके, और मैं के बड़े होने तक इन्होंने उन्हें इस तरह से रखा जैसे वो उनकी सगी बेटी हो ही ना, और वो उन्हें बहुत परेशान करते हो। लोगों को दिखाने के लिए वो उनसे बहुत काम करते थे और उन्हें मारा पीटा भी करते थे, लेकिन असल में वो दोनों उनके सेवक थे जो कि ये सब इसीलिए करते थे ताकि मैं की सच्चाई किसी को पता ना चल सके, और ब्रिजवासी परिवार में मैं की शादी होना भी एक प्लानिंग थी। शौर्य ने हैरान होकर मिलन की तरफ देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। मिलन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ब्रिजवासी परिवार के बड़े बेटे के पास एक ऐसी चीज थी जिसकी मैं को जरूरत थी और उसी के लिए उन्होंने उससे शादी की थी, लेकिन शादी के 2 दिन बाद ही वो मर गया। लेकिन वो मरा नहीं था, असल में उसे भी मैं के बारे में सब पता था और इसीलिए उसने मैं से शादी की थी ताकि मैं को मारकर वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। लेकिन जब उसे पता चला कि मैं बहुत ज्यादा डेंजरस है और वो उसे कभी भी मार सकती है तो वो खुद के मरने का नाटक कर कर कहीं गायब हो गया ताकि जब मैं 23 साल की हो तब वो उस काम को कर सके। इसके लिए उसने मेम से शादी की थी। शौर्य ने अपनी सख्त आवाज में कहा, बातों को गोल मत घुमाओ मिलन, मुझे सब साफ साफ बताओ कि बात क्या है। मिलन ने कहा, सर आप जानते होंगे कि राजस्थान के हुकुमसा कौन थे। शौर्य ने कहा, उनका नाम शिवराज सिंह ठाकुर था और उनके नाम की आज भी लोग गवाही देते हैं, लेकिन वो तो कई साल पहले एक बम ब्लास्ट में मारे जा चुके हैं अपने पूरे परिवार के साथ। मिलन ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं उनकी इकलौती बेटी है और राजस्थान की अगली हुकुम रानी साहब भी, और उन्हें ही दुश्मनों से बचने के लिए और जो शाही मोहर मेम को राजस्थान की हुक्मरानी सा साबित करने के लिए चाहिए वो सूर्यभान ब्रिजवासी के पास है, जिस कारण मैंने उससे शादी की थी। और वो मोहर सूर्यभान ब्रिजवासी के पास इसलिए है क्योंकि उसके पिता मैं के माता पिता को मारने के प्लान में शामिल थे और उसने ही उनसे वो मोहर हुकुमसा से छीन ली थी। लेकिन जब उसने उनकी वसीयत पढ़ी थी तो उसे पता चला था कि जो भी मैं से शादी करेगा तो मैं के 23 साल की होने के बाद अगर मैं की मौत हो जाती है तो उनके पति को ही राजस्थान की गद्दी मिलेगी, इसलिए ये सारी साजिश रची गई थी। सारे पत्ते साफ हो चुके थे और अब शौर्य धीरे धीरे सब समझ रहा था। मिलन ने शौर्य को कुछ वीडियो दिखाए जिनमें सनम बेदर्दी से लोगों को मार रही थी, यहाँ तक कि उसमें वो वीडियो भी था जहां सनम उसे देखकर शकुंतला देवी और सूर्यभान को मार रही थी और उसके चेहरे पर किसी भी तरह के भाव नहीं थे, सिर्फ बेदर्दी के अलावा।
सॉरी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी वही सनम है जिसकी मासूमियत है। वह अपना दिल हार चुका था, लेकिन वह समझ सकता था जब इंसान को इतनी मुश्किल हालातों से गुजरना पड़े जहां उसे जिंदा रहने के लिए खुद की पहचान छुपा करें, ऐसा जीवन जीना पड़े जहां उसे सिर्फ जन्नत मिले, तो वह ऐसा बना ही जाता है। सॉरी एक गहरी सांस ली और मिलन से कहा, उस शंभू और सुजाता को मेरे पास लो, ध्यान रहे इस बारे में सनम को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, और साथ ही मिस्टर हर्ष को ये इन्फॉर्म कर दो कि सनम ठीक है और वो उससे अगले हफ्ते मिल सकते हैं। हम लोग एक हफ्ता इसी क्रूज पर बिताने वाले हैं। मिलन ने परेशान होकर कहा, लेकिन सर आपकी मीटिंग। शौर्य ने कहा, इधर ही अरेंज कर दो, हम यहीं से हमारा सारा काम कंप्लीट कर लेंगे। मिलन में सिर हिलाया और वहां से चला गया, और उसके जाने के बाद शौर्य अपनी गहरी सोच में डूब गया। इधर उस अंधेरे कमरे में सनम एक कोने में खड़ी अपने हाथ के कंगन को घुमाते हुए जमीन पर बेहोश पड़े लोगों को देख रही थी। सनम ने उबासी ली और साइड में पड़े जग का सारा पानी उन लोगों पर इस तरह फेंका कि वो पानी भी उन्हें पत्थर की तरह चोट जैसा लगा, और वो अचानक से हड़बड़ा कर उठ गए। अपने आप को किसी दूसरी जगह पर पाकर शकुंतला देवी और सूर्यभान दोनों ही हैरान थे। शकुंतला देवी ने सूर्यभान से कहा, सूर्यभान हम कहाँ हैं? सूर्यभान ने कहा, माँ मैं नहीं जानता। उन लोगों ने ये कहा ही था कि उन्हें एक दमदार और खतरनाक आवाज सुनाई दी। सनम ने कहा, अब तुम दोनों मेरी टेरिटरी में हो। उस आवाज को सुनते ही वो दोनों कांप उठे और सामने दिख रही उन दो जोड़ी नीली आंखों को देखने लगे जिनमें उन्हें अपने लिए मौत दिखाई दे रही थी। सनम ने आगे बढ़कर सूर्यभान के लंबे बालों को अपनी मुट्ठी में बिछा और उसके सीने पर एक लात रखकर धीरे से कहा, मुझे बता दो कि वो मोहर कहाँ है, वरना आज तुम यहां से जिंदा नहीं निकलोगे। शकुंतला देवी ने सनम का पैर पकड़कर हटाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे दूर हट कर मजली, मेरे बेटे से अपना पैर रखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? सनम शकुंतला देवी को देखा और अपने दूसरे हाथ से शकुंतला देवी के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वो दोबारा जमीन पर गिर पड़ी और उनके सिर से खून बहने लगा। सनम ने कहा, चुप हो जाए, हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, हम इस आदमी से बात कर रहे हैं जिसे हम 2 साल से ढूंढ रहे थे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सूर्यभान हैरान हो गया। सनम ने कहा, तुम्हें क्या लगा हम सोचेंगे कि तुम मर गए? हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, तुम इतनी आसानी से मर नहीं सकते, और खासकर ये जानने के बाद तो तुम मर ही नहीं सकते थे कि उस मोहर से तुम्हें क्या हासिल हो सकता है, इसीलिए हमें वो मोहर दे दो। सूर्यभान ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, तुम मेरी जान भी ले लोगी तब भी मैं तुम्हें वो मोहर नहीं दूंगा। सूर्यभान की हंसी सुनकर सनम ने उससे भी ज्यादा तेज आवाज में हंसते हुए कहा, और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? तुम हमें जानते नहीं हो, हमारा नाम सनम है, जानते हो ना इस नाम का डर लोगों में किस तरफ फैला हुआ है। ये सुनकर एक पल के लिए सूर्यभान की रूह कांप उठी। वो जानता था कि सनम किसकी बेटी है और वो क्या कर सकती है, लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सनम ने अपनी इस मासूमियत के मुखौटे के पीछे अपनी असलियत को इस तरह छुपाया होगा। सूर्यभान ने कहा, मैं वो तुम्हें कभी नहीं दूंगा। सनम ने सूर्यभान के बालों को छोड़ दिया और उसके सीने से अपना पैर भी हटा लिया, और फिर उदास और हताश आवाज में कहा, हमें लगा था कि तुम हमें वो दे दोगे और फिर हम। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सूर्यभान एक तक सनम को देखने लगा कि वो आगे क्या कहेगी। सनम ने एक गहरी सांस लेकर कहा, और फिर हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे। सूर्यभान ने हैरान होकर सनम को देखा और कहा, तुम ये क्या कह रही हो? तुम हमें नहीं मार सकती। सनम ने कहा, हम क्या करें, तुम लोग हमारी बात ही नहीं सुन रहे हो, जबकि तुम अच्छे से जानते हो वो मोहर हमारे लिए कितनी कीमती है। अब तो तुम्हें मरना ही होगा, और वो भी हकीकत में। वैसे भी हम तुम्हारी विधवा रह चुके हैं, तो अब हम तुम्हारा शोक सच में मना लेंगे, और तुम्हारी माँ भी तुम्हारे मरने के मातम को हकीकत में जी पाएगी, क्यों है ना शकुंतला देवी? ये कहते हुए सनम ने शकुंतला देवी को देखा, जिससे जोर से सूर्यभान को पकड़ कर रखा था, जैसे सनम उन्हें सच में मार देगी। सनम ने अपने बालों में हाथ डालकर एक पीन जैसा कुछ निकला और उसकी कोने को प्रेस किया, जिससे वो एक बड़ी सी तलवार जैसी दिखने वाली चीज में बदल गई, जिसकी नोक बहुत ज्यादा शार्प थी। सनम ने उसे सूर्यभान की गर्दन पर रखा और उसे वहां पर धंसाते हुए कहा, हम तुम्हारी जान एक झटके में ले सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ना ही तुम और तुम्हारी ये मां, लेकिन हम तुम्हें ऐसे नहीं मारना चाहते। हम चाहते हैं कि पहले समर्थ के सामने तुम लोगों की सच्चाई देखे, उसके बाद तुम्हें मौत मिले। ये कहते हुए सनम ने सूर्यभान की गर्दन में उस नोक को और ज्यादा अंदर तक धंसा दिया, जिससे सूर्यभान की चिख निकल गई। वो चाकू उसकी नसों में घुस गया था और उसकी गर्दन से लगातार खून बहने लगा था। शकुंतला देवी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, कुछ मत करो।
सनम ने दांत पीसते हुए कहा, तो अपने इस बेटे को समझाओ कि मुझे मेरी मोहर दे दे, वरना हम तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और ये तुमसे सनम शौर्य प्रधान का वादा है। ये कहकर सनम ने जल्दी से वो चाकू पीछे खींचा और उसे वापस छोटा करके अपने बालों में लगा लिया, और फिर उन दोनों की गर्दन पर एक एक लात मारकर उन्हें वापस बेहोश कर सनम उसी रास्ते से बाहर जाकर उसे कमरे की तरफ चली गई जहां उसे शौर्य ने ठहराया था। सनम को रास्ते बहुत अच्छे से याद हो जाते थे और इतने बड़े क्रूज पर भी वो गुमी नहीं थी, बल्कि सही तरीके से उस कमरे में दाखिल हो गई थी। इधर शौर्य स्टडी रूम में बैठा अपने लैपटॉप पर सनम की लाइव फुटेज को देख रहा था, जहां वो सूर्यभान और उसकी मां से बातें कर रही थी। शौर्य ने गहरी सांस ली। उसके क्रूज पर हर जगह कैमरा लगे थे, और जब मिलन से उसे पता चला कि सनम उस कमरे में गई है तो उसने जल्दी ही अपने लैपटॉप में वहां की फुटेज चालू कर दी और उस वीडियो को देखने लगा। शौर्य ने खुद से कहा, तुम तो बिल्कुल परफेक्ट हो माय परफेक्ट वाइफ, और हम दोनों हमारे लिए मिस्टर एंड मिसेस परफेक्ट है। ये कहते हुए शौर्य के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी जिसे जान पाना शायद किसी के भी बस में ना था। इधर सनम कमरे में बैठी घबराहट के मारे परेशान हुई जा रही थी और सोच रही थी कि वो आगे क्या करे। उसे वो मोहर चाहिए थी, क्योंकि अगले हफ्ते उसका जन्मदिन था और ये वही दिन था जिस दिन उसे राजगद्दी पर बैठना था, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो एक बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। शायद कुछ ऐसा हो जाए इसके बाद सनम के पास पछतावे के अलावा कुछ ना रह जाए। सनम ने खुद से कहा, हमें पिताजी से किया हुआ वादा पूरा करना होगा। हमें उन सभी लोगों को मौत के घाट उतारना होगा जिन्होंने हमारे माता पिता की जान ली, और इसके लिए हमें वो शाही मोहर चाहिए, क्योंकि जब तक वो हमारे पास नहीं होगी हम राजस्थान की हुक्मरानी सा नहीं बन पाएंगे और ना ही हमारे दुश्मनों से बदला ले पाएंगे। सनम ये कह ही रही थी कि अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और किसी ने उसे अपनी तरफ खींचकर उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिए, और ये सब इतनी जल्दी हुआ कि सनम कुछ समझ नहीं पाई सिवाय उन होठों को महसूस करने। सनम ने हैरान होकर उस इंसान की तरफ देखा जो अभी भी बेदर्दी से उसके होठों को चूमे जा रहा था, और उनके हरी काली आंखों को देखकर वो एक पल के लिए घबरा गई। शौर्य ने सनम की कमर में अपनी पकड़ कसी और उसे हल्का सा हवा में उठाकर उसे बिस्तर पर पटक कर दोबारा उसके ऊपर आते हुए उसे किस करने लगा। उसने सनम को एक सांस लेने का भी मौका नहीं दिया था। काफी देर बाद जब शौर्य को सनम के खून का स्वाद अपने होठों से महसूस हुआ तो उसने सनम के होठों को छोड़ा। सनम के होठों के किनारों से खून की एक पतली सी धारा बह रही थी और उसकी गहरी गहरी सांसों से उसका चेहरा बुरी तरह लाल हो गया था। शौर्य ने सनम को घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। शौर्य के इन शब्दों को सुनकर सनम का दिल धड़कता रह गया। उसने सोचा, क्या इन्हें हमारी असलियत पता चल गई है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम इन्हें हमारी असलियत नहीं पता चलने दे सकते। इतनी मुश्किल से तो हमें एक रिश्ता मिला है, हम इसे नहीं खो सकते। हम प्रधान जी को नहीं खो सकती। इन सभी ख्यालों के बीच सनम पैनिक करने लगी थी और उसे इस बात का पता ही नहीं चला था। सनम के माथे पर पसीने की बूंदें इकट्ठा हो गई थी और उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि शौर्य उसे छोड़ने वाला है। शौर्य ने जब सनम को इस तरह पैनिक होते हुए देखा तो उसने खुद को शांत किया और सनम को गले लगाकर कहा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारा पहला हस्बैंड मर गया है? ये सुनकर सनम ने एक राहत की सांस ली और धीरे से कहा, हम इस बारे में नहीं जानते थे। उन्होंने हमें आज ही पता चला और उन्होंने अगवा कर लिया था, और हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। हम सच कह रहे हैं। आंटी और सूर्यभान वो दोनों ही हमारे जान से मारना चाहते थे, लेकिन आपने सही समय पर आकर हमें बचा लिया। शौर्य ने अपनी वाइफ की अमेजिंग एक्टिंग को देखते हुए उसे मन ही मन अप्रिशिएट किया और फिर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, चिंता मत करो, अब मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सनम ने शौर्य के सीने में अपना सर छुपा लिया और धीरे से कहा, हम जानते हैं आप हमें कुछ नहीं होने देंगे। इधर दूसरी तरफ जयपुर में समर्थ और सारिका एक दूसरे के सामने खड़े थे। समर्थ ने चिल्लाते हुए कहा, आखिर तुम मुझे बात क्यों नहीं देती कि बात क्या है? सारिका ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें उस बारे में पता चले। समर्थ ने कहा, लेकिन ऐसा क्या है तुम्हारी अतीत में जो तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो? कहीं तुम्हारा कोई अफेयर तो नहीं था, या फिर तुम पहले किसी के साथ फिजिकल? समर्थ ने इतना ही कहा था कि सारिका ने एक जोरदार थप्पड़ समर्थ के चेहरे पर मारा। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। सारिका ने कहा, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो समर्थ? मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि तुम एक दिन मुझे ये सब कहोगे। आई हेट यू समर्थ, आई हेट यू। जा रही हूँ मैं यहाँ से, और भूल जाना कि कोई सारिका तुम्हारी जिंदगी में थी। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो फिर मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती। ये कहते हुए सारिका पैर पटकते हुए हाल से निकलकर पार्किंग एरिया में गई और अपनी कार लेकर वहां से चली गई।
सारिका के जाने के बाद समर्थ वही घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। वो सारिका को नहीं बताना चाहता था कि कोई उसे धमकी दे रहा है कि अगर सारिका को समर्थ ने डिवोर्स नहीं दिया तो वो लोग सारिका के उन वीडियो को वायरल कर देंगे जिनमें सारिका उन सभी लड़कों के साथ थी। उन लोगों ने वो वीडियो समर्थ को भेजे भी थे उसे ब्लैकमेल करने के लिए, और इस समय समर्थ बुरी तरह जाल में फंसा हुआ था। या तो उसे सारिका को छोड़ना था या तो उस वीडियो को वायरल होने देना था, और समर्थ सारिका की इज्जत को इस तरह उछलते हुए नहीं देख सकता था। समर्थ ने जमीन की तरफ देखा, उसकी आंखों से आंसू की 2 बूंदें बह गई। समर्थ ने कहा, बहुत प्यार करता हूं सारिका तुमसे, मैं बहुत ज्यादा, लेकिन अगर मेरा प्यार तुम्हारे मान सम्मान के आगे आएगा तो फिर मैं उस प्यार को खुद ही मार डालूंगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये कहते हुए समर्थ की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वही जानता था कि उसने किस तरह सारिका से ये सारी बातें कही थी। समर्थ अभी खुद के ख्यालों में खोया ही हुआ था कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा। समर्थ ने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से एक आदमी की हंसने की आवाज आई। उसने कहा, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तुमने मिस्टर समर्थ, ऐसे ही मेरी बातें मानते रहो और मैं तुम्हारी प्यारी सी बीवी को बदनाम होने से बचा लूंगा, पर मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं उसे छोड़ दूंगा। आखिर वो मेरी अमानत है और उसे मेरे पास आना ही होगा। समर्थ ने गुस्से से कहा, जान ले लूंगा मैं तुम्हारी अगर तुमने मेरी सारिका का नाम अपने होठों से निकल भी। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, कैसे, आखिर कैसे तुम एक ऐसी बड़ी ई लड़की से प्यार कर सकते हो जिसका दामन पहले से ही इतना मेला है? अरे वो तुम्हारे लायक भी नहीं है। समर्थ ने कहा, अपनी जुबान संभाल लो वरना तुम कभी बोलने के लायक नहीं रहोगे। उस आदमी ने कहा, तुम पागल हो और तुम्हारा ये पागलपन मैं तब देखूंगा जब तुम्हारी ही आंखों के सामने मैं तुम्हारी बीवी को अपने बिस्तर पर ले जाऊंगा। ये कहते हुए उसे आदमी ने फोन कट कर दिया। समर्थ ने अपने फोन को जोर से जमीन पर फेंका और चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इधर सारिका तेजी से ड्राइव करते हुए आगे जा रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार समर्थ का चेहरा आ रहा था और उसके कानों में समर्थ की कई बातें गूंज रही थी। सारिका ने जोर से स्टीयरिंग पर अपना हाथ मारा और कहा, क्यों समर्थ, क्यों, आखिर तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरा अतीत पता चले, मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच एक दरार आ जाए, लेकिन आज तुमने जो बातें मुझसे कही है उससे मैं समझ चुकी हूँ कि अगर तुम्हें कभी सच में पता भी चल गया कि मेरा अतीत किया था तो तुम मुझे छोड़ दोगे। इससे पहले कि तुम मुझे छोड़ो मैं खुद तुम्हें छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम मुझे खुद से दूर जाने को कहो। अगर तुमने मुझे खुद से दूर किया तो मैं मर जाऊंगी। समर्थ। ये कहते हुए सारिका की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। दोनों का ही दिल बुरी तरह टूट चुका था और उनके दिल को तोड़ने वाला एक इंसान आराम से अपने घर पर बैठा रेड वाइन के मजे ले रहा था। उसके साइड में एक लड़की खड़ी थी जो उसे ड्रिंक सर्वे कर रही थी। उस लड़की ने काफी शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और वो खूबसूरती से अपनी अदाएं दिखाते हुए उस आदमी को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। उस आदमी ने कहा, ब्यूटीफुल लेडी, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे मेरी बाबी डॉल वापस मिलने वाली है। उस लड़की ने नाराजगी से कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप सर, मैं तो आपकी फर्स्ट चॉइस हूं ना। उस आदमी ने हंसते हुए अपने हाथ में पकड़ी रेड वाइन को उस लड़की के मुंह पर फेंका और कहा, नहीं, मेरी तो सिर्फ एक ही चॉइस है और हमेशा वही रहेगी, सारिका, सारिका प्रधान। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। इधर भारत देश से दूर लंदन की एक सिटी के बड़े इसके घर के अंदर एक आदमी सोफे पर बैठा एक औरत के पैरों की मालिश कर रहा था। वो औरत काफी ज्यादा बुजुर्ग दिख रही थी और उसके चेहरे पर शांति के भाव थे। गहरी पीले रंग की साड़ी पहनी उस औरत ने गले में मोतियों की माला पहनी थी। उसके माथे पर चंद्र आकार की बिंदी थी और उसने अपने सफेद हो चुके बालों को जुड़े में बंधा था। वो अपनी आंखें बंद किया किसी को याद कर रही थी। उसकी आंखों के सामने एक छोटी सी बच्ची का चेहरा घूम रहा था, एक 5 साल की बच्ची जो खिलखिलाते हुए कहीं दौड़ रही थी और चिल्ला रही थी, दादी पकड़ो हमें, अगर आपने हमें पकड़ लिया तो हमारी स्वीट्स आपकी, वरना ये आपको नहीं मिलेगी। उस औरत ने कहा, बेटा रुको, अगर दादी ने आपको पकड़ लिया तो आप हमसे बच नहीं पाएगी। उस लड़की ने कहा, हम जानते हैं दादी हमें पकड़ी नहीं पाएगी क्योंकि दादी तो बूढ़ी हो चुकी है। बूढ़ी औरत ने कहा, आपने हमें बूढ़ी कहा, रुकिए हम आपको अभी बताते हैं इन बूढ़े पैरों में कितनी जान है। ये कहते हुए उस बूढ़ी औरत ने लपक कर छोटी बच्ची को पकड़ लिया और वो बच्ची खिलखिलाकर हंसने लगी और तभी उस बूढ़ी औरत की आंखें खुल गई। बूढ़ी औरत ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, सनम। आदमी जो उस औरत के पैरों की मालिश कर रहा था उसने गहरी सांस लेकर कहा, माँ आप भूल क्यों नहीं जाती है उसे, वो जिंदा नहीं है। बूढ़ी औरत ने अपने पैर पीछे लिए और नाराजगी से कहा, हम जानते हैं हमारी पोती जिंदा है, उसे कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर उस आदमी के हाथों की मुठिया बन गई। उसने कहा,
माँ, आपके बार बार ये कह देने से सच नहीं बदल जाएगा, वो मर चुकी है माँ। बूढ़ी औरत खड़ी हुई, उसने कहा, रुद्रम भूलिए मत, आप किससे बात कर रहे हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम राजस्थान की स्वर्गीय हुकुम सा की माँ है। भले ही हमारा बेटा शिवराज अब जिंदा नहीं रहा हो, पर उसकी निशानी आज भी जरूर कहीं जिंदा है और हम उसे वापस लाकर रहेंगे ताकि वो अपनी जिम्मेदारियां को संभाल सके। रुद्रम उठकर खड़े हुए, उन्होंने कहा, बस माँ, बस आप बार बार क्यों भूल जाती हैं कि मैं भी आपका ही बेटा हूँ? बूढ़ी औरत हंसी, उन्होंने कहा, तुम हमारे बेटे नहीं हो, तुम सिर्फ हमारे पति की एक भूल हो, जिसे हम आज भी सिर्फ संभाल कर रख रहे हैं क्योंकि तुम्हारी रगों में तुम्हारे पति का खून दौड़ रहा है, वरना हम यानी कि करुणा ठाकुर कभी भी तुम्हें नहीं अपनाते। हम तुम्हें सिर्फ इसीलिए संभाल कर रख रहे हैं क्योंकि तुम हमारे पति सत्यवान ठाकुर के बेटे हो। ये सुनकर रुद्रम का खून खोल उठा, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था। रुद्रम उठा और वहां से चला गया। रुद्रम के जाने के बाद करुणा जी वापस सोफे पर बैठ गई। उन्होंने कहा, कहाँ है आप सनम? आपकी दादी की आंखें तरस गई है आपको देखने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए लौट आए सनम, हम आपको बहुत याद करते हैं। अब तो अगले हफ्ते आपका जन्मदिन भी आने वाला है और ये वही दिन है जिस दिन का हम इंतजार कर रहे थे। हम जानते हैं अगले हफ्ते अब जरूर वहां आएगी, इसलिए हम भी आ रहे हैं हमारी कर्मभूमि पर, जहां हमें होना चाहिए, जहां हम दोबारा आपसे मिलेंगे। ये कहते हुए करुणा जी ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और सामने लगी बड़ी तस्वीर को देखने लगी, जिसमें उनके पति सत्यवान जी एक बड़ी सी शाही तलवार को लिए खड़े थे। कमरे के बाहर खड़े रुद्रम ने जोर से मुट्ठी बनाई और अपने कमरे की तरफ चला गया, जहां उसकी पत्नी रुक्मणी वहीं बैठी अपने ज्वेलरी सेट को निहार जा रही थी। वो एक प्योर व्हाइट डायमंड का सेट था जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत था। ये सेट उन्हें आज ही करुणा जी ने दिया था क्योंकि रुक्मणी जी की बेटी की सगाई होने वाली थी और करुणा जी चाहती थी कि उनकी बेटी सगाई में ये नेकलेस पहने, ये उनकी तरफ से तोहफा था। रुक्मणी ने जब रुद्रम को वहां देखा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, रुद्रम देखिए, आपकी मां ने हमारी बेटी के लिए कितना अच्छा तोहफा दिया है। रुद्रम ने जल्दी से आगे बढ़ाकर उसे बॉक्स को लेकर जमीन पर फेंका और कहा, तुम इतनी छोटी छोटी चीजों में खुश क्यों हो रही हो? तुम जानती भी हो वो बुढ़िया क्या करने वाली है? वो सब कुछ उस लड़की को देने वाली है जो अब जिंदा भी नहीं रही है। उसकी इस तरह की हरकत देखकर रुक्मणी डर गई। उसने कहा, रुद्रम, आप ये किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? वो आपकी माँ है, भले ही उन्होंने आपको जन्म नहीं दिया पर फिर भी उन्होंने आपको पाला है जब आप 5 साल के थे। रुद्रम ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि उन्होंने मुझे मेरे अधिकार नहीं दिए हैं। ये सुनकर रुक्मणी ने एक गहरी सांस ली। उसके पति को समझाना उसके बस में नहीं था। रुक्मणी ने वो बॉक्स उठाकर अलमीरा में रखा और कहा, आपको जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन इन सब में मेरी बेटी को बिल्कुल मत घसीटिएगा। ये कहते हुए रुक्मणी अपनी बेटी के कमरे की तरफ चली गई जहां वो अपनी पैकिंग कर रही थी। उन लोगों को आज जयपुर के लिए निकलना था। रुक्मणी उस लड़की के पास खड़ी हुई, उसने कहा, पंछी बेटा, आपकी पैकिंग हो गई। अपनी मां को आवाज सुनकर पंछी पीछे मुड़ी। उसके कंधे तक आते ब्राउन बालों को उसने खुला छोड़ा था और उसकी ब्राउन आईज में स्मोकिंग आईशैडो लगा था, साथ ही होठों पर न्यूड लिपस्टिक। इन शॉर्ट वो एक ब्यूटीफुल डॉल की तरह दिख रही थी। पंछी ने कहा, हाँ माँ, सारी पैकिंग हो गई है, बस मैं फ्रेश होने ही जा रही थी। रुक्मणी ने कहा, ठीक है बेटा, आराम करो। ये कहकर वो चली गई। उनके जाने के बाद पंछी, जिसका चेहरा मासूमियत से भरा था, अचानक से कठोर हो गया। उसने कहा, बस एक वीक और फिर मैं बनूंगी क्वीन ऑफ राजस्थान। ये कहकर वो बुरी तरह हंसने लगी। फिर उसने कहा, इस बार मैं सब तबाह करूंगी, उस करुणा ठाकुर को और उस रुद्रम ठाकुर को भी, और फिर पूरा असामा पंछी का होगा। स्माइल विद हॉर्न्स। रात के समय क्रूज शिप पर सनम खुले आसमान के नीचे बैठे डाइनिंग टेबल पर अपना लंच कर रहे थे। उस टेबल पर सिर्फ वही दोनों थे। उस राउंड शॉप टेबल पर कई तरह की डिशेज रखी हुई थी, जिनमें से कुछ सी फूड भी था। सनम घूरकर सी फूड को देख रही थी। उस सी फूड से एलर्जी थी, लेकिन वो ये बस शौर्य को नहीं बता सकती थी। आखिर वो एक गांव में रहने वाली लड़की थी और उसे सी फूड के बारे में क्या ही पता होगा, लेकिन वो इस बात को शौर्य को बिना बताए खाने को इग्नोर करना चाहती थी। शौर्य ने पता लगवा लिया था कि सनम को सी फूड से एलर्जी है और इसीलिए उसने खासकर कई तरह के सी फूड आइटम वहां रखवाए थे। वो सनम के मुंह से खुद सुनना चाहता था कि उसे सी फूड से एलर्जी है और उससे सवाल करना चाहता था कि आखिर ये सारी चीजें कैसे पता है, और खास करके उसे ये कैसे पता है कि ये सारी चीजें सी फूड है। शौर्य ने सनम को देखा जो कि अपनी प्लेट में सी फूड लेकर खाने ही वाली थी। शौर्य ने घूरकर सनम को देखा और खुद से कहा, ये कितनी ज्यादा जिद्दी है, अगर ये मुझे बता देगी इसे सी फूड से एलर्जी है तो क्या मैं इसे खा जाऊंगा। वही सनम ने अपने मुंह में सी फूड को डाला ही था कि तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे गर्दन से पकड़कर अपनी तरफ खींच रहे हैं और अब उसके होंठ किसी के कब्जे थे।
सनम के होठों को अपने होठों से जोड़कर शौर्य ने उसके मुंह को हल्का सा खोला और उसके मुंह में मौजूद सी फूड को अपने माउथ में ट्रांसफर करके तुरंत ही उसे खा लिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि सनम को कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। शौर्य ने कहा, मुझे लगता है तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा, तुम ये ट्राई करो। ये कहते हुए उसने सनम की प्लेट में व्हाइट सॉस पास्ता डाल दिया और उसे देखकर सनम की आंखें चमक उठी और वो ये बात पूरी तरह भूल गई कि अभी अभी शौर्य ने उसे इनडायरेक्ट किस किया था। शौर्य ने खाना खाते हुए कहा, तो अब तुम क्या करने वाली हो? सनम ने पास्ता की बाइट अपने मुंह में डाली और उसे चबाते हुए कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं, अभी क्या करना है? शौर्य ने बिना किसी भाव के कहा, यही कि अब तुम्हारा पहला हस्बैंड जिंदा है और तुमने मुझसे शादी कर ली है, तो कानून के हिसाब से हमारी शादी माननीय नहीं है। इस बात को सुनकर सनम का चम्मच उसके हाथ से छूट गया और एक खन की आवाज के साथ वो प्लेट में गिर गया और सनम हैरानी से शौर्य को देखने लगी। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि शौर्य उसे ये कहेगा। वही अभी भी शौर्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सनम गुस्से में उठकर खड़ी हुई और उसने शौर्य के करीब जाकर उसका कॉलर पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो आप कहना चाहते हैं कि आप हमें छोड़ेंगे? आपकी ऐसा सोचने की हिम्मत भी कैसे हुई? हम आपकी जान लेंगे पर आपको छोड़ेंगे नहीं, आप हमें जानते नहीं है। सनम ने शौर्य के कॉलर को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि उसका कॉलर हल्का सा फट गया और इसका अंदाजा सनम को भी नहीं रहा। शौर्य ने सनम की आंखों में उसी तरह देखते हुए कहा, तो बताओ तुम कौन हो, मैं जानना चाहता हूं। सनम ने शौर्य के चेहरे की तरफ और ज्यादा झुकते हुए कहा, हम आपकी पत्नी हैं और हम हमेशा आपकी ही पत्नी रहेंगे, भले ही इसे आप माने या ना माने। अगर आपने कभी ये सोचा कि आप हमसे अलग हो सकते हैं तो हम हमसे आपको अलग करने वाले उसे इंसान को ही खत्म कर देंगे। ये सब कहते हुए सनम काफी ज्यादा डोमिनेटिंग लग रही थी और काफी गुस्से में भी नजर आ रही थी। शौर्य ने थोड़ी सी तेज आवाज में कहा, सनम। अपना नाम सुनकर सनम जैसे होश में आए हो और उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रही थी। सनम ने दोबारा अपनी आंखों में आंसू निकलकर शौर्य को देखा और कहा, हमारे कहने का ये मतलब नहीं था, हम बस थोड़े से नाराज हो गए थे। हमने ये बात ऐसे ही कह दी थी। शौर्य ने कहा, पर ये सच है सनम। सनम ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, लेकिन आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? क्या आप हमें पसंद नहीं करते? तो फिर वो सब क्या था? शौर्य ने कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूं सनम, और शायद ये पसंद से बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम सच्चाई को नहीं बदल सकते, हम कानून को नहीं बदल सकते। सनम ने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और कहा, तो हम उस इंसान को ही खत्म कर देंगे जिस कारण आप हमसे दूर होना चाहते हैं। ये कहते हुए सनम ने अपने कदम को आगे की तरफ बढ़ा दिए और शौर्य उसके पीछे चलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वो उस कमरे के बाहर खड़ी थी जिसमें शकुंतला देवी और सूर्यभान को बंद किया गया था। सनम ने दरवाजे का हाथ लगाया और इस समय वो दरवाजा खुला हुआ था। ये देखकर सनम ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वो धड़क अंदर घुस गई। सनम ने आगे बढ़कर सूर्यभान की कॉलेज पकड़ी और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम हमें हमारे प्रधान जी से अलग करोगे? हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं। ये कहते हुए सनम ने सूर्यभान को उठाकर खड़ा किया और उसे दीवार से सटाकर हल्का सा ऊपर उठा दिया। शौर्य के पीछे जो गार्ड्स खड़े थे वो ये देखकर बहुत हैरान हो गए थे। उन्हें तो सनम एक मासूम की गुड़िया लगती थी जिसे उनके सर ने पसंद किया था, लेकिन आज सनम का ये रूप देखकर वो बहुत डर गए थे। वही शौर्य एक तक सनम को देखे जा रहा था। सनम ने सूर्यभान की गर्दन पकड़ी हुई थी और शायद किसी भी वक्त सूर्यभान इस दुनिया से जा सकता था। सूर्यभान छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सनम की पकड़ से खुद को छुड़ा ही नहीं पा रहा था। शकुंतला देवी तो अब इस हालत में ही नहीं रही थी कि वो सनम को सूर्यभान से अलग कर सके। वो बस जमीन पर बैठे बैठे रोते हुए सनम से सूर्यभान को छोड़ने की भीख मांग रही थी, लेकिन सनम पर उन बातों को कोई असर नहीं हुआ और उसने एक झटके में सूर्यभान की गर्दन तोड़ दी और अगले ही पल सूर्यभान की बॉडी जमीन पर पड़ी थी। शकुंतला देवी सूर्यवंशी बॉडी के पास आई और जोर जोर से रोने लगी। शौर्य ने अभी भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। सनम ने अपने हाथ झटका और शौर्य के सामने खड़े होकर मासूमियत भरी मुस्कान के साथ कहा, देखा, हमने वजह ही खत्म कर दी, अब आपको हमें कभी नहीं छोड़ना होगा। पीछे खड़े गार्ड्स हैरानी से अपना मुंह खोल सनम को देख रहे थे जिसमें अभी अभी एक आदमी को बिना रहम किए मार डाला था और अब वो शौर्य से कह रही थी कि वो वजह खत्म कर चुकी है। शौर्य ने सनम का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं, बताइए। शौर्य सनम को कमरे में ले गया और उसने सनम को अपने सामने खड़ा करके कहा, सनम तुम कौन हो? ये सुनकर सनम हड़बड़ा गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं।
शौर्य ने सनम के हाथ पकड़े और कहा, मुझे लगा था तुम एक नाजुक सी कमजोरी सी लड़की हो, लेकिन आज तुमने अपने पहले पति को मेरी आंखों के सामने जान से मार डाला, वो भी अपने इन दोनों हाथों से। क्या तुम मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दे सकती हो? सनम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो तो भूल ही गई थी कि शौर्य उसकी असलियत नहीं जानता है। अब सनम परेशानी में फंस चुकी थी। ना ही वो शौर्य को सच बता सकती थी और ना ही उससे झूठ कह सकती थी। शौर्य ने सनम को घूरते हुए कहा, क्या तुम कोई गैंगस्टर हो या फिर कोई जासूस? जरूर तुम कोई क्रिमिनल हो। मैं एक क्रिमिनल के साथ अपनी लाइफ नहीं बिता सकता। मैं तुम्हें अभी दे डाइवोर्स। शौर्य ने इतना ही कहा था कि सनम ने जल्दी से आगे बढ़कर शौर्य को गले लगाया और कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर शौर्य के होश उड़ गए। सनम ने शौर्य से कहा, आपको क्या लगता है प्रधान जी मैं बेवकूफ हूं? क्या आप राजस्थान की होने वाली हुकुम रानी सा को इतना ज्यादा बेवकूफ समझते हैं? शौर्य ने सनम को घूरकर देखा और कहा, इसका मतलब तुम पहले से सब जानती हो। सनम शौर्य से अलग हुई और वहां रखी एक सोफे पर अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाकर बैठ गई। सनम ने अपने गाल पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए शौर्य को देखकर कहा, आपको क्या लगता है प्रधान जी हमारी इंफॉर्मेशन निकालना इतना आसान है? जब तक हम नहीं चाहे कोई हमारे बारे में कुछ पता नहीं कर सकता और आपको सब पता चलने का मौका हमने खुद दिया है, इसलिए तो आप ये सब जान पाए हैं, वरना क्या आप पहले ये पता लगा पाए थे कि हम कौन थे? शौर्य ने हैरानी से सनम को देखा। उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सच ऐसा कुछ होगा। शौर्य ने सनम की तरफ झुकते हुए कहा, इसका मतलब मैं जो सोच रहा हूं वो सच है? सनम ने शौर्य की आंखों में देखते हुए कहा, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, लेकिन हम आपको पहले ही बता दें, हम इसमें आपको शामिल नहीं करेंगे। शौर्य ने सनम की नाक से अपनी नाक को टच किया और उसकी सांसों में अपनी सांसों को घोलते हुए कहा, क्यों? मैं तुम्हारा पति हूं और तुम्हारे हर अच्छे बुरे समय में मेरा साथ देना अधिकार और फर्ज दोनों है। सनम ने परेशान होकर कहा, लेकिन प्रधान जी इन सब चीजों में काफी खतरा है। प्रतिशत। शौर्य ने कहा, क्या इन सब चीजों में तुम्हें कोई खतरा नहीं है? प्रतिशत। सनम ने मुस्कुराते हुए कहा, हम इन खतरों से लड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं। शौर्य ने सनम की बालों में हाथ डालकर उसके चेहरे को अपने बेहद करीब करते हुए कहा, और अब मैं तुम्हारा साथ देने के लिए मैं यहां हूं, समझी तुम? ये कहते हुए शौर्य ने सनम के होठों पर अपने हाथ रखे और उसे पैशनेटली किस करने लगा। सनम ने भी शौर्य के गले में बाहें डाली और उस किस में उसका साथ देने लगी। इस समय उसने प्लाजो सूट पहना था। शौर्य ने सनम की कमर में हाथ डालकर उसे हल्का सा लिफ्ट किया और सनम ने अपने दोनों पैर अपनी कमर की चारों ओर लपेट दिए और उसे किस करना जारी रखा। जिसके बाद शौर्य ने सनम को बिस्तर पर लिटाया और फिर उसके ऊपर आते हुए कहा, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। सनम ने अपनी आंखों में शरारत लिए कहा, हमें किस बात की सजा मिलेगी प्रधान जी? शौर्य ने कहा, मुझसे ये झूठ बोलने की तुम इतनी ज्यादा इनोसेंट हो, जबकि तुम तो बिल्कुल एक शेरनी हो, मेरी शेरनी। ये कहते हुए शौर्य सनम के ऊपर था और उसने सनम की गर्दन पर जोर से बाइट कर लिया, जिससे सनम की हल्की सी चीख निकल गई। सनम ने घूरकर शौर्य को देखा और फिर उसे पलटकर उसके ऊपर आ गई। सनम ने शौर्य की शर्ट के दो हिस्सों को पकड़ा और फिर शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और अगले ही पल शौर्य के शर्ट के बटन टूटकर अलग हो गए और अब शौर्य का 8 पैक वाला मस्कुलर फिगर सनम की आंखों के सामने था। सनम ने शौर्य की बॉडी पर हाथ फिरते हुए कहा, आपने गलत कर दिया प्रधान जी। सनम के मुलायम हाथों को अपनी बॉडी पर महसूस कर शौर्य काफी ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो गया था और उसकी सांसें गहरी होती चली गई थी। शौर्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम आग से खेल रही हो? सनम ने कहा, हम आग से खेल नहीं, हम आपसे खेल रहे हैं प्रधान जी। ये कहते हुए सनम ने शौर्य के ऐप पर अपने होंठ रख दिए और धीरे धीरे उसे किस करने लगी। उन किसीस के साथ ही शौर्य के शरीर में गर्मी बढ़ती जा रही थी। शौर्य ने सनम की कमर में अपना हाथ डालकर उसे वापस अपने नीचे लिया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब तुम इसका जिम्मेदार मुझे नहीं ठहरा सकती। ये कहकर शौर्य ने सनम के टॉप के बटन खोलने शुरू किया और सनम ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसे महसूस हुआ कि उसके ऊपर कोई भार नहीं है। सनम ने सामने देखा, शौर्य अलमारी के पास खड़े होकर दूसरी शर्ट पहन रहा था। सनम ने कंफ्यूज होकर शौर्य को देखा और सोचा, अभी तो उनके बीच कितना अच्छा मोमेंट होने वाला था, अचानक से क्या हो गया? यही सवाल वो शौर्य से भी करना चाहती थी, पर एक शर्म का पर्दा उसके मन में अभी भी था, जिस कारण वो शौर्य से वो सवाल नहीं कर पा रही थी। शौर्य बिना पीछे मुड़े कहा, 6 दिन बाद या 5 दिन बाद तुम्हारा राज्याभिषेक है और मैं चाहता हूं कि तुम उसमें पूरी तरह पवित्र बैठो। ये सुनकर सनम की आंखें हल्की नम हो गई। शौर्य ने सनम की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा,
मुझे मेरी वही शेरनी चाहिए जो थोड़ी देर पहले मेरा शर्ट का कॉलर और शर्ट के बटन तोड़ चुकी है। ये सुनकर सनम ने झेपते हुए कहा, वो हमने जानबूझकर नहीं किया था। शौर्य ने कहा, बिल्कुल मुझे पता है तुमने कुछ जानबूझकर नहीं किया और मैंने भी ये जानबूझकर नहीं किया। इससे पहले कि सनम शौर्य की बात का मतलब समझ पाती, शौर्य ने भी अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर सनम के कुर्ते को बीच में से फाड़कर अलग कर दिया और अब सनम सिर्फ उसके इनरवेयर में थी। सनम ने अपने हाथों से खुद को ढकने की कोशिश करते हुए अपने लाल हो चुके चेहरे से शौर्य को देखा। शौर्य ने सनम की कॉलर बोन पर बाइट करते हुए कहा, डेट्स लाइक माई गर्ल, माई हॉट एंड डेंजरस वाइफी। ये कहकर शौर्य ने सनम के ईयरलोब बार वाइट करके उसे किस किया और फिर उसे सक करते हुए दोबारा सनम की गर्दन तक आ गया। अब तक सनम भी पूरी खो चुकी थी। हालांकि वो पहले शौर्य के सामने ऐसे प्रिंटेड करती थी जैसे उसे इन सब चीजों का कोई नॉलेज ही ना हो, तब भी उसकी हालत खराब हो जाती थी। लेकिन अब तो शौर्य उसकी सारी सच्चाई जान चुका था और अब वो उसके सामने पूरी ओपन हो चुकी थी, तो अब तो उसे और भी ज्यादा शर्म और घबराहट हो रही थी कि आगे शौर्य क्या करेगा। लेकिन तभी शौर्य उससे अलग हुआ और उसने कहा, हम आज ही निकल रहे हैं। सनम ने कहा, कहाँ के लिए? शौर्य सामने की तरफ देखते हुए कहा, विजयनगर के लिए। और उस जगह का नाम सुनते ही सनम का खून जैसे सूख सा गया और उसकी आंखों के सामने अतीत के कुछ पन्ने आ गए जिसे वो कभी याद नहीं करना चाहती थी। अगले दिन विजयनगर में काफी धूमधाम से तैयारी की जा रही थी। पूरे विजयनगर को दुल्हन की तरह सजाया हुआ था और विजयनगर का वो विशाल शिव महल जो कई सालों से बंद था आज फिर से खुला था और वहां खड़े गार्ड बेताबी से अंदर आने वाले लोगों का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद एक प्राइवेट जेट विजयनगर के महल के सामने बने बड़े से ग्राउंड में लैंड हुआ। तेज हवा चलने के कारण कई सारे पेड़ पौधे हवा में झूल रहे थे और वहां की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। प्लेन से सबसे पहले करुणा जी बाहर आए। करुणा जी के साथ उनकी पर्सनल फीमेल गार्डन रूपा चल रही थी और उन्हीं के पीछे रुद्रम, रुक्मणी और पंछी चल रहे थे। पंछी ने इस समय हल्के नीले रंग का अनारकली सूट पहना था, उसके हाथों में सफेद रंग की चूड़ियां थी और उसने अपने बालों को बीच में से अलग कर हुआ था। इस समय वो काफी ज्यादा सुंदर और प्यारी दिख रही थी। सादगी में उसकी खूबसूरती एक अलग ही निखार के साथ चमक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जो शैतानियां थी वो उसके रूप से बिल्कुल मिल नहीं खा रही थी। करुणा जी ने जब उस महल को देखा तो उनकी आंखें भर आई। सेवक जल्दी से आ गया है और उन सभी ने करुणा जी के पैर छू लिए। करुणा जी ने सबको आशीर्वाद दिया और फिर सबको अंदर चलने का इशारा किया, जिसके बाद सभी लोग एक के बाद एक महल के अंदर दाखिल हो गए। वो महल काफी ज्यादा खूबसूरत और बड़ा था। बड़े से झूमर की लाइट के नीचे लगे हुए आलीशान सोफे और उनके बीच रखा बड़ा सा फूलदान उस जगह को एक अलग ही रूप दे रहा था। रुद्रम, रुक्मणी और पंछी पहली बार इस महल में आए थे। इस महल को तभी बंद कर दिया गया था जब शिवराज सिंह ठाकुर की मौत हुई थी और इस महल में वो अपनी पत्नी सुजाता के साथ अकेले ही रहते थे और साथ रहती थी उनकी बेटी। बाकी सभी परिवार वाले दूसरे महल में रहते थे, इसलिए किसी ने भी इस महल को अंदर से नहीं देखा था। और आज जब वो इस महल को देख रहा था तो उसके दिल में जलन की भावना और ज्यादा बढ़ गई थी, ये सोचकर कि शिवराज को ये सब कुछ मिला जो उसे मिलना चाहिए था। रुद्रम का गुस्सा शिवराज की आत्मा के लिए तक बढ़ गया था। उन सभी के अंदर पहुंचने के बाद एक औरत जिसने नारंगी रंग की साड़ी पहनी थी और माथे पर चंदन का तिलक लगाया था, वो करुणा जी के पास आई और उसने हाथ जोड़कर कहा, बड़ी मालकिन, आपका शिव महल में स्वागत है। रुक्मणी जी ने अपना सिर हिला दिया। उस औरत ने आगे कहा, बड़ी मालकिन, लेकिन आपने बताया नहीं, आप अचानक से यहाँ क्यों आए हैं? करुणा जी ने आगे की तरफ देखते हुए कहा, बहुत जरूरी काम है बेला, बहुत जरूरी, जिसे हम आने वाले 5 दिनों में पूरा कर रहेंगे। ये सुनकर रुद्रम की आंखें गहरी हो गई और वो बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और उसके पीछे रुक्मणी भी निकल गए। वहीं पंछी तो एक टक उसे महल को ही देखे जा रही थी और अपनी आंखों में उसे पाने के ख्वाब बुन रही थी। पंछी करुणा जी के पास बैठी और उसने मीठी सी मुस्कान के साथ कहा, बड़ी दादी, क्या हम सच में यहाँ रहेंगे? ये जगह बहुत खूबसूरत है, आप हमें पहले यहाँ क्यों नहीं लाए? करुणा जी ने पंछी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आपको ये जगह पसंद आई बेटा? ये तुम्हारी बड़ी बहन का घर है, ये उसका महल है, हमारी सनम का। प्रतिशत। इस बात को सुनकर पंछी के हाथों की मुट्ठी बन गई। वो बचपन से ही सब सनम का नाम सुनते आई थी। उसने कभी सनम को देखा नहीं था, लेकिन उसे उसके नाम से भी नफरत थी क्योंकि हर बार किसी भी चीज को पाने से पहले उसे सनम से मुकाबला करना पड़ता था। भले ही वो मुकाबला वास्तविक नहीं होता था, लेकिन काल्पनिक जरूरत है जिसमें करुणा जी हमेशा उसे याद दिला देती कि उसे जो भी मिल रहा है वो सनम के हिस्से का है। थोड़ी देर बाद पंछी अपने कमरे में चली गई और करुणा जी की बेला के साथ बैठकर बातें करने लगी।
1 घंटे बाद करुणा जी के कमरे में 4 से 5 आदमी खड़े हुए थे। उन सभी के चेहरे पर नकाब बना था और सर पर लाल रंग की पगड़ी। करुणा जी ने कहा, आप सभी के पास 4 दिन है। 4 दिन के अंदर हमें हमारी पोती चाहिए। सबूत मिलने का मतलब है कि वो जिंदा है, और अगर वो 4 दिन के अंदर यहाँ नहीं आती है तो आप सभी जानते हैं कि आपको क्या करना है। वो सभी आदमी एक घुटने के बाल जमीन पर बैठे। उन्होंने अपना सिर झुकाकर कहा, जी बड़ी मालकिन, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। जिसके बाद वो सभी आदमी वहां से चले गए और करुणा जी किसी गहरी सोच में खो गई। इधर विजयनगर की जमीन पर एक और शख्स अपने कदम रख चुका था और वो थी सनम। वो विजयनगर की आलीशान इमारत को देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। ये वही जगह थी जहां उसने अपना हल्का सा बचपन बिताया था, जो कि उसे याद नहीं था। उसके पिता की मौत भी यही हुई थी और उसकी माँ भी उसे इसी जगह छोड़कर गई थी। इसी जगह पर साजिशों की शुरुआत हुई थी और इसी जगह पर उसकी दुनिया उजड़ गई थी। इन सभी बातों के बारे में सोचते हुए सनम का दिल कांप रहा था। शौर्य ने सनम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सब ठीक है। सनम ने मुड़कर शौर्य को देखा। उसकी आंखों में आंसू थी, लेकिन दुख बिल्कुल भी नहीं था, तो सिर्फ नफरत का एक उबार। शौर्य ने सनम का हाथ पकड़ा और कहा, वो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये सुनकर सनम मुस्कुराई और उसने कहा, हम बहुत किस्मत वाले हैं जो आप हमें मिले। शौर्य ने सनम की नाक पर टेप करते हुए कहा, नहीं, मैं किस्मत वाला हूं जो तुम मुझे मिली। सनम के गार्ड्स, जिन्हें उससे पहले ही विजयनगर बुला लिया था, वो हैरानी से सनम को देख रहे थे। सनम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट इंसान थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसे छुए, और उसे प्यार शब्द से नफरत थी। लेकिन आज उसे एक आदमी के साथ इतना घुलते मिलते देख सभी हैरान थे। लेकिन वो खुश भी थे कि आखिरकार उनकी मालकिन को एक साथी मिल गया है। थोड़ी देर बाद वो लोग एक होटल रूम में पहुंच गए। बिस्तर पर बैठी और अपने फोन में कुछ करने लगी। उसका फेस काफी सीरियस दिख रहा था। शौर्य अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। आपका काम खत्म करने के बाद सनम ने शौर्य की तरफ देखा और कहा, हमें भूख लगी है। शौर्य ने अपने हाथों से सनम को अपनी तरफ आने का इशारा किया। सनम पैर पटकते हुए शौर्य के सामने खड़ी हुई। शौर्य ने उसका एक हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और अब सनम शौर्य की गोद में बैठी हुई थी। सनम के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, पर मैं कुछ स्वीट खाना चाहता हूँ। सनम ने कहा, ठीक है, तो हम स्वीट मंगा लेते हैं। यहाँ का घेवर काफी फेमस है, आपको पसंद आएगा। शौर्य ने सनम के होठों को अपने अंगूठे से छूते हुए कहा, नहीं, मुझे तो दूसरी स्वीट डिश खानी है। सनम ने शौर्य की तरफ देखा, लेकिन वो उसकी बात समझ नहीं पाई। शौर्य ने खतरनाक हंसी के साथ कहा, मैं तुम्हें अभी समझता हूँ। ये कहकर शौर्य ने सनम का चेहरा एक हाथ में पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचकर उसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर दिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। सनम को ये सब समझने के लिए कुछ पल की देरी हुई, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया कि शौर्य की बातों को मतलब क्या है, उसने शौर्य के गले में अपनी बाहें लपेटी और उस किस में उसका साथ देने लगी। इधर वही आदमी जिसने सारिका और समर्थ को अलग किया था, इस समय विजयनगर के एक ऑफिस में बैठा कुछ काम कर रहा था। वो आज ही यहाँ आया था। उस आदमी ने अपने सामने रखे कॉफी टेबल पर रखी तस्वीर उठाई, जिसमें एक लड़की मुस्कुराती हुई सामने की तरफ देख रही थी। उस लड़की ने शॉर्ट जीन्स और क्रॉप टॉप पहना था, जिससे उसके गोरे पैर और कमर साफ नजर आ रहे थे। उसके लंबे बाल कमर तक लहरा रहे थे और उसके होठों की मुस्कुराहट किसी फूल की तरह थी। उस आदमी ने तस्वीर पर हाथ फेरते हुए कहा, कितना तड़पाओगी अपने रणविजय को, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती है सारिका? उद्धरण चिन्ह। हाँ, ये तस्वीर सारिका की ही थी और ये इंसान था रणविजय माथुर। माथुर इंडस्ट्री का सीईओ और उदयपुर का राजा, जो कि इस समय विजयनगर में रह रहा था। रणविजय कुछ सोच रहा था कि तभी उसके केबिन का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। उस आदमी ने सिर झुकाकर कहा, सर, मैं विजयनगर आ चुकी है। ये सुनकर रणविजय मुस्कुराया। उसने कहा, अभी तुम्हें मेरा होना ही होगा सारिक, किसी भी कीमत पर। ये कहकर रणविजय हंसने लगा और उसकी आंखों से आंसू कुछ बंदे बह गई। ये कहना मुश्किल था कि वो खुश था या उदास, क्योंकि वो खुशी से हंस भी रहा था और उसकी आंखों से दुख के आंसू भी बह रहे थे। लेकिन ये दुख किस बात का था, ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। रणविजय ने कहा, सम्राट, पता करो कि क्या वो अकेली आई है या वो इंसान उसके साथ आया है। ये सुनकर सम्राट ने कहा, वो इंसान भी उनके पीछे यहाँ आ चुका है। ये सुनकर रणविजय ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाई और कहा, जल्दी ही मैं तुम दोनों को अलग कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारा साथ होना इस किस्मत में और जिंदगी में लिखा ही नहीं है। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी होंगी सारिका, प्रतिशत।
ये कहते हुए रणविजय के चेहरे पर काफी खतरनाक भाव थे, जैसे वो किसी भी कीमत पर उस इंसान की जान लेना चाहता हो जिसके बारे में वो बात कर रहा था। इधर दूसरी तरफ सारिका एक छोटे से रिसोर्ट में ठहरी हुई थी। उसका एक प्रोजेक्ट विजयनगर में होने वाला था, जिस कारण वो यहाँ आई हुई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे यहाँ पूरी प्लानिंग के साथ बुलाया गया है। सारिका अपने लैपटॉप में काम कर ही रही थी कि तभी उसके डोर पर नॉक हुआ। सारिका ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर समर्थ खड़ा था। समर्थ ने इस समय देवी ब्लू कलर की शर्ट, व्हाइट जीन्स पहनी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो काफी ज्यादा परेशान दिख रहा था। समर्थ ने बिना कहे सारिका का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके होठों पर किस कर लिया। सारिका उसे देखती रह गई। उसे एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन जब उसे समझ आया कि समर्थ से किस कर रहा है तो सारिका ने उसे खुद से दूर किया और गहरी सांस लेकर कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? समर्थ ने सारिका का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, मैं तुमसे मिलने आया हूं। तुम यहाँ अकेली कैसे आ सकती हो? तुम जानती नहीं हो ये जगह कितनी खतरनाक है। सारिका ने कहा, यहाँ मुझे बिजनेस की सिलसिले में काम है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ और तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ आए हो। तुमने तो कहा था ना कि तुम मुझसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते, इसलिए अब मुझसे दूर रहो। समर्थ ने कहा, सारिका ऐसा नहीं है, तुम तो जानती हो ना ये सब मैंने क्यों किया है। समर्थ की बात सुनकर सारिका ने कंफ्यूज होकर कहा, नहीं मैं नहीं जानती और ना ही मुझे जानना है। उद्धरण चिन्ह। समर्थ ने सारिका को गले लगाकर अपने आंसू बहाते हुए कहा, नहीं सारिका, तुम मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकती। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और बस उन आंसुओं की गर्माहट को महसूस कर सारिका पिघल गई। सारिका ने समर्थ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ठीक है चलो अंदर आ जाओ और आगे से मुझे इस तरह परेशान मत करना, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ये कहकर वो अंदर चली गई और समर्थ एक खतरनाक मुस्कान के साथ अंदर दाखिल हो गया। उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि थोड़ी देर पहले वो इमोशनल होकर सारिका से कुछ कह रहा था, बल्कि उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसके इरादे कुछ ठीक नहीं है। अभी सभी कड़ियां किस तरह आपस में जुड़ी है, आपको जल्द ही पता चलेगा। अगले दिन विजयनगर शिव महल में कई सारे लोगों को आमंत्रण जा चुके थे और कई सारे लोग आज वहां पर शामिल होने आ भी चुके थे, जिनमें से कई सारे लोग करुणा जी के रिश्तेदार थे और कुछ उनके पति सत्यवान जी की भी रिश्तेदार थे। करुणा जी की नंदन भी वहां आई थी। उसने अपनी पोती का हाथ पकड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, करुणा भाभी, आपने अचानक से ये जश्न क्यों रखा है? क्या आप इनमें से किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती है जो आगे चलकर राजस्थान की गद्दी संभाले? ये करुणा जी ने अपनी सख्त नजरों से सबको देखा। उनके सामने जो खड़ी थी वो उनकी बड़ी नंद थी, जिसकी वर्षों से इस हवेली और उसकी जायदाद पर नजर थी। करुणा जी ने कहा, वक्त आने पर सब पता चल ही जाएगा। वो लड़की जो विमला जी के साथ खड़ी थी उसका नाम नेहा था। उसने कहा, बड़ी नानी आप इतनी ज्यादा रुठ क्यों हो रही है? दादी तो बस आपसे पूछ रही थी। करुणा जी ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, हम छोटों से बहस नहीं करते और हमें बिल्कुल पसंद है कि कोई हमसे ऊंची आवाज से बात करे, और ये बात आपकी माँ भी अच्छे से जाती है और आपकी दादी भी, इसलिए उन्हें कह दीजिए कि हमसे दोबारा ये गुस्ताखी करने की गलती ना करें। विमला जी ने जल्दी से नेहा का हाथ पकड़ वहां से जाते हुए कहा, ठीक है भाभी, देखते हैं कि आखिर होता क्या है, पर याद रखिएगा मैं आपको बिल्कुल भी उस रुद्रम की बेटी पंछी को ये सब नहीं देने दूंगी, क्योंकि वो मेरे भाई की नाजायज औलाद है और उसका इन सब चीजों पर कोई हक नहीं है। भाई की गलती का भुगतान हम सब नहीं करेंगे। ये कहकर वो वहां से चली गई। उन्होंने ये बात काफी तेज आवाज में कही थी जिसे सबने सुन लिया था। अब सब उनके बारे में बातें बनाने लगे थे। रुद्रम भी वहीं मौजूद था और इस बात को सुनकर उसके हाथों की मुठियां बन गई थी और पंछी की आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन रुक्मणी बिना किसी इमोशन के साथ बैठी थी। उसे इन सब चीजों की आदत थी, लेकिन वो एक समझदार औरत थी और वो जानती थी कि जो भी सच्चाई है वो उसे नकार नहीं सकती है और उसे ये सब एक्सेप्ट करना ही होगा। करुणा जी ने अपने खास नौकरानी बेला की तरफ देखकर कहा, क्या कुछ पता चला? बेला ने झुककर करुणा जी के कान में कहा, होटल ब्लू पैलेस। ये सुनकर करुणा जी की आंखें चमका गई। उन्होंने कहा, ठीक है हम अभी वहां चलते हैं। बेला ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बड़ी मालकिन, अभी हमें ये नहीं करना चाहिए वरना सभी लोग सतर्क हो जाएंगे और आप जानती हैं ना कि छोटी मलकिन के कितने सारे दुश्मन हैं। ये सुनकर करुणा जी चुप हो गई और उन्होंने आसपास देखा। सच में उनके सभी रिश्तेदार यहाँ सिर्फ इसलिए आए थे ताकि करुणा जी उनमें से किसी को हुकुम सा या हुकुम रानी सा की गद्दी दे दें, जबकि उनका इस पर कोई अधिकार ही नहीं था।
इधर होटल ब्लू पैलेस में सनम ने आज व्हाइट कलर का शरारा सूट पहना था। उसके कानों में मोतियों से बनी चांद बाली थी और उसने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ा हुआ था। उसकी बैक पूरी डोरियों से बंधी थी और इस समय उसके बाल बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। सनम डोरियों को बांधने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो उससे बंध ही नहीं रही थी, जिसकी फ्रस्ट्रेशन से उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। सनम ने खुद से कहा, हमें समझ नहीं आता इस ड्रेस में इतनी सारी डोरियां क्यों है, ना जाने प्रधान जी को इस तरह के कपड़े पसंद क्यों आते हैं, शायद वो ये सब हमें जानबूझकर परेशान करने के लिए करते हैं। सनम अभी से बड़बड़ा ही रही थी कि तभी उसे अपनी पीठ पर किसी के हाथों की छुअन के एहसास हुआ और उसने आईने में उस अक्ष की तरफ देखा जो कि शौर्य था। शौर्य ने भी इस समय व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी। उसके बाल जेल से सेट थे और वो अपनी आंखों को पूरा फोकस करने की कोशिश करते हुए सनम की डोरियों को बांध रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसके हाथ सनम की मुलायम बॉडी को टच कर रहे थे उसका कंट्रोल खोते जा रहा था और इस बात को सनम अच्छे से नोटिस कर पा रही थी। सनम चुपचाप खड़ी थी और शौर्य जो कर रहा था उसे करने दे रही थी, लेकिन शौर्य की छुआन से वो खुद भी थोड़ी अनकंफर्टेबल होती जा रही थी और उसका शरीर रिस्टलेस हो रहा था। उसने धीरे से कहा, प्रधान जी क्या काम हो गया है? शौर्य ने कहा, नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए शौर्य सनम की पीछे उलझी डोरियों को सुझाने लगा। सनम ने डोरी को बांधने की जगह उन्हें बहुत ज्यादा उलझा दिया था। उस डोरी में बड़े बड़े घुंघरू लगे थे और शौर्य के हर बार उन्हें खोलने की कोशिश करने पर वो छन की आवाज करते थे जो वो दोनों की ही कानों को छूकर गुजर रही थी। शौर्य ने धीरे से सनम के कान के पास अपने होंठ ले जाते हुए कहा, तुमने ये सब बहुत उलझा दिया है, जाकर चेंज कर लो। सनम ने मुंह बनाते हुए शौर्य से कहा, नहीं हमें यही पहनना है। शौर्य ने कहा, तुम्हारी ड्रेस बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, तुम ये नहीं पहन पाऊंगी। सनम ने उदास होकर कहा, लेकिन हम तो यही पहनना चाहते हैं, आप ठीक करिए ना। शौर्य ने घूरकर सनम को देखा और अचानक से कुछ ऐसा किया जिससे सनम की बड़ी बड़ी नीली आंखें और बड़ी हो गई। शौर्य ने सनम की डोरियों से उलझी हुई ड्रेस को अपने दो हाथों में पकड़कर उसे बीच में से ही चिर दिया और अब सनम की पूरी बैक पूरी तरह विजिबल हो चुकी थी। शौर्य ने सनम की गोरी बैक पर बाइट करते हुए कहा, मैंने कहा था चेंज कर लो कि तुम्हारी ही गलती है। सनम ने हैरान होकर कहा, आपने हमारी ड्रेस फाड़ दी, ये हमें बहुत पसंद थी। शौर्य वार्डरोब के पास गया और उसने एक ग्रीन कलर का लहंगा सनम को निकाल कर देते हुए कहा, ये पहन लो। सनम ने वो कपड़े लिए और चेंज करने चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आए तो शौर्य उसे देखा ही रह गया। ग्रीन कलर का वो लहंगा सनम पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसकी बॉर्डर गोल्डन कलर की थी और उसके ऊपर का ब्लाउज मिक्स कलर में था। साथ ही उसके साथ जो दुपट्टा था वो पूरा व्हाइट कलर का था जिस पर राजस्थानी कढ़ाई की गई थी। सनम ने उस ड्रेस के साथ बड़े बड़े झुमके पहने थे और अपने लंबे बालों को खुला छोड़ा हुआ था। उसके झुमकों की एक पतली सी मोतियों की लड़ी उसके बाल में पीछे जाकर जुड़ी हुई थी और उसके गले में एक सुंदर सा चोकर था। साथ ही उसने अपने हाथों में व्हाइट कलर के बैंगल्स पहने थे। कुल मिलाकर सनम इस समय बिल्कुल एक राजस्थानी रानी की तरह लग रही थी। शौर्य ने सनम के पास जाकर उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा, मेरी चॉइस बिल्कुल बुरी नहीं है। सनम ने खुद की तरफ देखा, सच में शौर्य ने बहुत अच्छे कपड़े पसंद किए थे। सनम ने कहा, पहले हमें क्यों ये कपड़े नहीं दिखे? शौर्य ने कहा, क्योंकि तुम्हारी नज़र खराब है। सनम ने कहा, बिल्कुल नहीं, हमारी नज़र बहुत साफ है और सब कहते हैं कि हमारी आंखें बहुत सुंदर भी है, क्या आपको ये सुंदर नहीं लगती? ये कहते हुए सनम पलकें झपकाते हुए शौर्य को देखने लगी और उसकी इस अदा पर शौर्य कायल हो गया और उसने सनम की गर्दन में हाथ डालकर उसके होठ अपने होठों से जोड़ लिए। कुछ पल तक सनम को किस करने के बाद जब शौर्य सनम से अलग हुआ तो सनम घूरकर उसे देख रही थी। सनम ने कहा, आपने हमारी लिपस्टिक मिटा दी। शौर्य ने कहा, तुम इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि मैं रुक ही नहीं पाया, अब हमें चलना चाहिए वरना और भी कुछ हो जाएगा। ये सुनकर सनम का फेस सीरियस हो गया। उसने कहा, क्या वो सच में हमसे मिलने आ रहे हैं? शौर्य ने कहा, हाँ मेरी बात हुई है, वो लोग आ रहे हैं। मैंने हमारी मीटिंग रेस्टोरेंट में रखी है जो इस होटल की फर्स्ट फ्लोर पर ही बना है, चलो हमें वहां पहुंचना है। थोड़ी देर में वो लोग भी आ जाएंगे। ये सुनकर सनम ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में कुछ अजीब से भाव थे और कुछ ही पलों बाद वो दोनों उस रूम में पहुंच गए। यहाँ पर कई सारे अलग अलग तरह के पकवान सजे हुए थे और सनम बैठी उन सभी खान की चीजों को घूरे जा रही थी। शौर्य ने कहा, घूरने से कुछ नहीं होगा, जब तक तुम खाओगी नहीं तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। सनम ने कहा, हमें भूख नहीं लगी। शौर्य ने कहा, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानता हूं तुम्हें बहुत भूख लगी है, इसे शायद दाल बाटी चूरमा कहते हैं।
दाल बाटी चूरमा को देखते ही सनम के मुंह में जैसे पानी आ गया। उसने जल्दी से वो प्लेट आगे खींची और खाना खाने लगी। वो खाना खा ही रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और कुछ गार्ड कमरे में दाखिल हुए, जिसके बाद एक औरत जिसने हल्की पीले रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी वो अंदर आई। उस औरत का ऑरा ऐसा था जैसे वो पूरे विश्व की रानी हो और उसके अंदर आते ही कमरा अचानक से विशाल दिखने लगा था। उस औरत ने जब सनम को देखा तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से कहा, गुड़िया। इस नाम को सुनते ही सनम जो खाना खा रही थी वो उसके गले में अटक गया और वो जोर से खांसने लगी। उसकी आंखों में पानी भी आ गया था। शौर्य से उसे पानी पिलाते हुए कहा, आराम से। सनम ने अपनी आंसू भरी आंखों से सामने देखा लेकिन उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। अपनी आंखों को अच्छे से पोंछ लेने के बाद जब सनम ने दोबारा सामने देखा तो उसके सामने वो शख्स था जो उसे बहुत ज्यादा अजीज था, उसकी दादी, उसकी प्यारी दादी। सनम ने अपने भले हुए गले के साथ कहा, दादी सा। करुणा जी जल्दी से आगे आई। उन्होंने सनम को गले लगाते हुए कहा, हमारी गुड़िया कैसी है? क्या आपको हमारी बिल्कुल याद नहीं आई? हम आपसे बहुत नाराज है सनम। सनम ने भी करुणा जी को गले लगाते हुए कहा, आप जानती हैं ना दादी सा ये सब क्यों हुआ है? करुणा जी ने कहा, हम बहुत अच्छे से जानते हैं लेकिन अब हम कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। हम आपको हमारे साथ लेकर चलेंगे, हमारे घर, आपके महल, आपकी रियासत में आपको चलना होगा सनम, क्योंकि अब वक्त आ गया है जब आप अपने पिता की जिम्मेदारी संभालेगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शौर्य के दिल में एक टिस उठी। वही सनम जो अभी अपने इमोशंस में बहक चुकी थी, उसने कहा, हाँ दादी सा, हम चलेंगे आपके साथ। बस इन शब्दों को सुनते ही शौर्य का दिल जैसे टूट सा गया। वो उठकर खड़ा हुआ और कमरे के बाहर चला गया। इधर सनम ने आगे कहा, दादी सा, हम आपके साथ जरूर चलेंगे लेकिन हम उनके साथ चलेंगे हमारे प्रतिशत। इतना कहकर सनम ने उस कुर्सी की तरफ देखा जहां शौर्य बैठा था और अब वहां कोई नहीं था। ये देखकर सनम हैरान हो गई। करुणा जी ने कहा, आप किसकी बात कर रही है सनम? असल में शौर्य को किसी ने नोटिस किया ही नहीं था। शौर्य कोने पर बैठा था, वहां से वो साफ दिखाई नहीं दे रहा था और उसने जाते समय भी किसी से कोई बात नहीं की थी, इसलिए किसी ने उसे पर ध्यान नहीं दिया। सनम ने कहा, वो कहाँ चले गए? वो तो यहीं बैठे थे, हम उन्हें अभी बुलाकर लाते हैं। उद्धरण चिन्ह। करुणा जी ने जब सनम को इतनी जल्दबाजी करते देखा तो उन्होंने कहा, सनम आप किसकी बात कर रही है? सनम ने कहा, दादी सा, अभी हम आपको कुछ नहीं बता सकते, आप हमारा यही इंतजार कीजिए, हम अभी आते हैं। ये कहकर सनम वहां से बाहर चली गई और करुणा जी उसे देखती रह गई। इधर सनम जब बाहर आई तो उसने देखा कि शौर्य काफी तेजी से बाहर जा रहा है। ये देखकर सनम दौड़कर शौर्य के पास गई। उसने हांफते हुए कहा, आप कहाँ जा रहे हैं प्रधान जी? शौर्य ने बिना किसी भाव के सनम को देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपनी दादी के पास होना चाहिए ना, जाओ उनके पास, तुम्हें मेरी थोड़ी जरूरत है। सनम ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं प्रधान जी, हम तो बस उनसे मिल रहे थे। शौर्य ने गुस्से से कहा, तो जाओ और मिलो उनसे, मेरे पास क्यों आए हो तुम? सनम ने शौर्य की आंखों में देखकर कहा, हम आपको दादी सा से मिलवाने के लिए ले जाने आए हैं, ये बताने के लिए कि आप हमारे पति हैं और हम आपके साथ ही महल आएंगे। लेकिन आप तो पूरी बात सुने बिना ही बाहर आ गए और हमारे बारे में अपने मन से राय बनाने लगे, ये जाने बिना कि हम गलत है भी क्या नहीं। ये कहते हुए सनम लगातार शौर्य की आंखों में देखे जा रही थी, लेकिन तभी उसे शौर्य की आंखों में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो गए। शौर्य को भी अपनी गलती का एहसास हो जाए था। उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सनम ने धीरे से कहा, अभी नहीं प्रधान जी, अभी हम आपको जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए। शौर्य ने भी धीरे से कहा, क्या हुआ है? उद्धरण चिन्ह। सनम का सीरियस चेहरा देखकर शौर्य शांत हो गया था। सनम ने दोबारा कहा, हमने कहा ना, हम जैसा कह रही है वैसा कीजिए, आपको हमारी कसम। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने कहा, अच्छा ठीक है। सनम ने कहा, हम पर चिल्लाए और यहां से चले जाइए। शौर्य ने कहा, नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। सनम ने कहा, आपको हमारी बात समझ नहीं आ रही ही क्या, जाइए यहां से। शौर्य ने कहा, नहीं, पहले तुम बताओ कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम भी मेरे साथ चलो। इससे पहले कि शौर्य आगे कुछ कह पाता तभी एक तेज धारदार चाकू उनके पास आया, जिसे सनम ने एक हाथ से रोक लिया। उस चाकू की नोक सनम के हाथ में थी और उसके हाथ से खून रिस रहा था। सनम की आंखें इस समय गुस्से से लाल हो रही थी और उसके हाथों से बह रहा खून उसकी आंखों से भी ज्यादा लाल था। शौर्य ने जब सनम के हाथों से खून बहता देखा तो एक पल के लिए वो शॉक हो गया, लेकिन इससे पहले कि वो अपने शौक से बाहर आ पाता, सनम ने अपना दूसरा हाथ उठाया और शौर्य को गले लगा कर पीछे की तरफ मुड़ गई और अपने हाथ में पड़ी उखड़ी चीज को आगे की तरफ फेंक दिया।
जिस आदमी ने अभी सनम पर वार किया था वो पतला सा चाकू सीधे उसकी गर्दन के बीचों बीच घुसा और वो आदमी वही जमीन पर गिर गया। उसके गिरते ही 25 से 30 आदमी आगे आ गए। उन सभी ने नीले रंग की पगड़ी पहनी थी और उनके हाथों में तलवार थी। सभी के चेहरे पर उस पगड़ी के कोने से नकाब बंधा हुआ था और वो आक्रोश भरी नजरों से सनम को देख रहे थे, जैसे वो वहां सिर्फ सनम को मारने नहीं आए हो। ये देखकर सनम के होठों पर गहरी मुस्कान आ गई। शौर्य ने सनम के हाथ की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें चोट लग गई है। सनम ने कहा, हमने कहा जाइए यहां से वरना आपकी जान को खतरा होगा। शौर्य ने सनम की आंखों में देखते हुए कहा, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा? सनम ने शौर्य की आंखों में देखते हुए अपने पीछे से आ रहे आदमी के पेट में अपनी कोहनी और उसके हाथ से तलवार छीनकर उसके पेट में घुसाते हुए कहा, तो लड़की, क्योंकि अगर आपकी हर रहेंगे तो आपको लड़ना होगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपको नहीं बचा सकती, क्योंकि मुझे खुद को भी बचाना है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वो आगे बढ़ गई जहां सभी लोग उसे ही मारने आए हुए थे। उन लोगों से शरीर पर तलवार से वार करते हुए उसकी आंखों में कोई रहम नहीं दिखाई दे रहा था। एक इंसान की गर्दन पड़कर सनम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमें मारने आए हो सनम शौर्य प्रधान को, पर हमें मारने आने से पहले तुम्हें ये पता कर लेना चाहिए था कि तुम किस पर हमला करने वाले हो। हम शेरनी है, कोई बकरी नहीं जो तुमसे डर कर भाग जाएगी। ये कहकर सनम ने उसे आदमी की आंखों में देखते हुए उसकी गर्दन पर उस तलवार से वार किया और वो आदमी वहीं मर गया। शौर्य, जो सनम का ये रूप देखकर बुरी तरह हैरान हो चुका था, उसने भी एक आदमी की हाथ से तलवार छीनी और लड़ाई करने लगा। वहां काफी सारे आदमी थे और थोड़ी थोड़ी देर में उन लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन सनम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आज किसी को जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहती हो। उसके वार इतने ज्यादा पावरफुल थे कि दुश्मन उसे झेल नहीं पा रहे थे। इधर करुणा जी को भी पता चल गया था कि बाहर लड़ाई हो रही है और वो जल्दी ही बाहर आ गई। करुणा जी ने जब सनम को इस तरह खून से लथपथ लड़ाई करते देखा तो वो डर गई। उन्होंने सनम को आवाज दी और करुणा जी को देखकर उन हमलावर की आंखों में चमक आ गई और वो उनकी तरफ बढ़ी लगे। तभी करुणा देवी के सामने उनके 4 गार्ड जाकर खड़े हुए और उनसे लड़ाई करने लगे। ये होटल करुणा देवी का ही था, इसलिए उन्होंने आज से पूरी तरह रिजर्व करवाया था ताकि यहाँ पर कोई भी मौजूद न हो और वहां वो अच्छे से सनम से मीटिंग कर सके। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा। उस बड़े से होटल में शौर्य और सनम के अलावा कोई नहीं ठहरा हुआ था ताकि सनम को सेक्रेटरी बाहर रखा जा सके। वो लोग लड़ाई कर ही रहे थे कि तभी एक हमलावर ने सनम पर तलवार से वार किया और उसकी बाजू से खून बहने लगा। सनम की हल्की सी चीख निकल गई और शौर्य ने जब ये नजारा देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। शौर्य आगे बढ़ा और उसने उस इंसान के पेट में लात मारकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सनम पर हाथ उठाने की? ये कहकर शौर्य ने अचानक उस इंसान के पेट में तलवार घुसा दी और तलवार खींच के दोबारा उसे जमीन पर गिरा दिया और फिर उसके चेहरे पर मुक्कों की बरसात करते हुए कहा, मेरी सनम का खून बहाने से पहले तुम्हें 1000 बार ये सोचना होगा कि तुम्हारे अंदर खून की एक बूंद भी बच पाएगी या नहीं। पूरी लड़ाई में सबसे भयानक नजर यही था जब शौर्य उस आदमी को मार रहा था। उसकी मौत हो जाने के बाद भी शौर्य उसे तब तक मारता रहा जब तक सनम ने खुद कर उसे रोक नहीं लिया। अब वहां पर पूरी तरह शांति फैल चुकी थी और वहां खड़े थे सिर्फ सनम, शौर्य, करुणा जी और करुणा जी के गॉड्स। करुणा जी एक टक शौर्य को ही देखी जा रही थी और पहचानने की कोशिश कर रही थी कि वो कौन था। उन्हें शौर्य का चेहरा जाना पहचान तो लग रहा था, लेकिन वो उसे याद नहीं कर पा रही थी। तभी उन्होंने देखा शौर्य सनम के पास गया और उसने उसकी बाजू पकड़कर उसे घूरते हुए कुछ कहा और सनम ने छोटा सा चेहरा बनाकर उसकी आंखों में देखा और अपना एक कान पकड़ लिया। शौर्य ने उसका हाथ नीचे किया और उसे अपने साथ ही जाने लगा था। उन्हें देखकर कि वो दोनों प्यार में थे और एक दूसरे को साफ समझ रहे थे, लेकिन करुणा जी ये देखकर करुणा जी ज्यादा हैरान थी कि उनकी कठोर पोती जिसके आगे किसी की भी नहीं चलती थी और जो किसी से प्यार से कभी बात नहीं करती थी सिवाय उनके, आज वो एक आदमी के साथ इतनी कंफर्टेबली बातें कर रही थी और उसके साथ जा भी रही थी। ये देखकर वह बहुत ज्यादा हैरान थी। इससे पहले कि वो लोग वहां से जा पाते, करुणा जी ने अपनी सख्त आवाज में कहा, वहीं रुक जाइए। करुणा जी की आवाज सुनकर सनम होश में आई और उसे एहसास हुआ कि उसकी दादी सा भी वही थी। शौर्य की डांट खाने के बाद तो वो भूल ही गई थी कि वो यहाँ पर उसकी दादी सा से मिलने आई थी और लड़ाई के कारण उसके दिमाग से सब कुछ ही निकल चुका था। करुणा जी आगे बढ़ी और उन्होंने सबोरी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, कौन है आप और आप हमारी पोती को इस तरह कहाँ ले जाने की आपने हिम्मत कैसे की? शौर्य ने उसी तरह उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं शौर्य प्रधान हूं और ये मेरी पत्नी सनम शौर्य प्रधान है।
और ये था सबसे बड़ा झटका जो करुणा देवी को आज मिला था। उन्हें सनम ने बीते सालों में क्या किया उस बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन ये सुनकर कि सनम ने शादी कर ली है, उनकी हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने आश्चर्य भरी नजरों से सनम को देखा जिसका चेहरा बुरी तरह लाल हो गया था। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि शौर्य उसकी दादी के सामने इस तरह खुद को प्रेजेंट करेगा और साथ ही उसे भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लेगा। सनम ने शौर्य के हाथ पर चींटी काटते हुए कहा, आप थोड़ी तो शर्म कीजिए, वो बड़ी है आपसे। शौर्य ने सनम की कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम मेरी पत्नी हो और मुझे तुम्हें किसी के सामने टच करने में या तुम पर अपना हक जताने से डर नहीं लगता है, समझी तुम। ये सुनकर सनम का मुंह बन गया और वो अपनी दादी सा की तरफ देखने लगी जो उसे ही देख रही थी। सनम ने कहा, दादी सा, हमने कहा था ना हम आपको किसी से मिलाना चाहते हैं, ये वही है हमारे पति शौर्य प्रधान, आप इनके बारे में जानती होगी। बिल्कुल शौर्य का नाम सुनकर दादी सा उसे पहचान गई थी। आखिर शौर्य को नहीं जानता था, राजस्थान का सबसे बड़ा बिजनेसमैन जिसने बहुत कम उम्र में ही अपनी मेहनत के दम पर उन ऊंचाइयों को पा लिया था जिसे पाने में लोगों को सालों लग जाते थे। ऐसे इंसान को जानना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जहां तक करुणा जी को पता था शौर्य प्रधान को लड़कियों से नफरत थी और उसका कोई अफेयर कभी सामने नहीं आया था और उसने सनम से शादी की, वो भी सनम को इस रूप में एक्सेप्ट करने के बाद जहाँ वो लोगों की जान ले रही थी। ये करुणा जी के लिए कंफ्यूजन की बात थी और इस बात को शौर्य भी समझ रहा था। शौर्य ने कहा, मैं जानता हूं आप क्या सोच रही हैं, लेकिन मैं सनम को हर तरह से एक्सेप्ट करता हूं क्योंकि वो मेरी पत्नी है और मेरा उसकी हर मुसीबत में साथ देना धर्म है। इसलिए मैं आपको भी बता देना चाहता हूं कि अगर इन सभी चीजों के बीच मेरी सनम को कुछ भी हुआ तो आई स्वेयर मेरे हाथों कोई जिंदा नहीं बचेगा। आप जानती ही होगी कि मैं क्या कर सकता हूं। ये कहते हुए शौर्य की आंखों में जो खतरनाक भाव थे उन्हें देखकर दादी सा भी डर गई और फिर शौर्य सनम को वहां से ले जाने लगा। सनम उसे रोकना चाहती थी लेकिन शौर्य नहीं रुका। आगे चलते हुए शौर्य ने कहा, आप सनम से बाद में मिल सकती हैं, अभी उसे चोट लगी है, मुझे उसकी ड्रेसिंग करनी है। ये कहते हुए वो सनम को लेकर चला गया और उसके जाने के बाद दादी सा के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। दादी सा के एक बॉडीगार्ड रघु ने कहा, बड़ी मालकिन, क्या ये इंसान सच में हमारी मैडम के साथ है? मतलब मालकिन को देखकर तो लगता है वो इंसान के साथ खुश है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता हमें इनके बैकग्राउंड के बारे में जांच करनी चाहिए? करुणा जी ने कहा, नहीं, हम भी नहीं लगता, क्योंकि हमारी सनम को इस इंसान से बेहतर जीवन साथी मिल ही नहीं सकता था। ये कहते हुए उन्होंने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाए और आगे चलते हुए कहा, पता करो कि हमला किसने करवाया था, हमें 2 घंटे के अंदर इस बात की जानकारी चाहिए और ये भी पता करो कि किसने इस जानकारी को लीक किया है कि सनम विजयनगर आ चुकी है। इधर शौर्य और सनम के कमरे में सनम इस समय अपने ब्लाउज और लहंगे में खड़ी हुई थी। उसका दुपट्टा साइड में पड़ा था और उसे शौर्य के सामने ऐसे खड़े होने में उसे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन शौर्य गुस्से में उसके हाथ को घूरते हुए दवाई लगाया जा रहा था। सनम ने उसे दवाई की जलन से उफ तक नहीं किया था, लेकिन उसे शौर्य की आंखों से जरूर डर लग रहा था। शौर्य ने अब तक अपने होठों से एक लफ्ज भी नहीं कहा था, वो सिर्फ सनम के घाव पर फोकस कर रहा था। सनम ने धीरे से कहा, प्रधान जी, आप इतने शांत क्यों हैं? प्रतिशत। शौर्य ने घूरकर सनम को देखा और कहा, मैं शांत की हूं। ये तुम्हें दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है तुम्हारे हाथ में कितना गहरा घाव हो गया है और तुम्हारा ये दूसरा हाथ है, तुमने इसे भी जख्मी कर लिया है। तुम चाहती क्या हो? क्या तुम अपने दोनों हाथों को जख्मी कर लेना चाहती हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था खुद को चोट नहीं पहुंचाना, पर फिर भी तुमने वही किया जो मैंने मना किया था। याद रखो सनम, तुम्हारे खून की हर एक बूंद की कीमत मैं उन लोगों को सूद समेत वापस करूंगा और उस समय तुम मुझे रोक नहीं पाओगी, भले ही ये खून बहने वाला तुम्हारा कोई अपना ही क्यों ना हो। इस बात को सुनकर सनम के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो जानती थी शौर्य का गुस्सा कितना खतरनाक है। दोनों हाथों की पट्टी कर लेने के बाद जब शौर्य वहां से जाने लगा तभी सनम ने अपना पैर थोड़ा सा आगे बढ़ाया और शौर्य उसके साथ ही बिस्तर पर गिर गया। सनम ने अपने जख्मी हाथों से शौर्य की बाहों को अपनी तरफ खींचा और उसकी होठों पर अपने होंठ रख उसे पैशनेटली किस करने लगी। पहले तो शौर्य ने उसका साथ ही दिया, लेकिन धीरे धीरे सनम के गुलाबी और नर्म होठों में वो भी खोने लगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।